एयरबीएनबी शायद कभी होता ही नहीं। एयरबीएनबी के फाउंडर्स को बिजनेस का बी तक नहीं पता था। और तो और ये कई कंट्रीज के लिए एक इलीगल बिजनेस था। और सोने पे सुहागा, फाउंडर्स को अपने इस बिजनेस प्लान के ऊपर खुद भरोसा नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद एयरबीएनबी आज की डेट में एक $1 मिलियन कंपनी है। आप में से कई अपना सर पकड़ लिए होंगे अभी तक ये सोच के कि भाई तो फिर ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो चलिए जानते हैं। बेरोजगार ब्रायन और जो को उनके मकान मालिक ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया था और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना रेंट कहाँ से भरे। उनको पता चला कि उनके शहर में एक पॉपुलर डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके चलते हजारों लोग शहर में आने वाले थे और सारे होटल्स फुल्ली बुक्ड। उन दोनों के पास 3 एयर बेड्स थे, तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो विजिटर्स से 3-4 लोगों को अपने घर में रुकवा ले, जिससे उनके अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। किसी और को इस साइट पे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन ब्रायन एंड जो ने अपने गेस्ट को शहर घुमाया, बढ़िया रेस्टोरेंट्स में ले गए और अच्छा टाइम स्पेंड किया, जिससे उनके $1000 की कमाई हुई सिर्फ 4 दिन की कॉन्फ्रेंस से, जो कि काफ़ी था उनका रेंट चुकाने के लिए। ब्रायन का मानना था कि ये कोई बड़ा बिजनेस आइडिया नहीं है, लेकिन उनका रेंट चुकाने में उनको टाइम मिल गया एक बड़े बिजनेस आइडिया पे काम करने के लिए। फिर दोनों ने सोचा कि क्या पता दूसरे लोग भी अपने एयर बेड्स को रेंट पे देके अच्छे पैसे बनाना चाहते हो। फिर दोनों ने अपने एक पुराने रूममेट जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर था, उसको हायर कर लिया ताकि वो एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट की बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट बना दे। फिर वेबसाइट लॉन्च हुई, लेकिन लोग बहुत डाउटफुल थे इस बिजनेस को लेके कि कोई क्यों अपना घर स्ट्रेंजर्स को रेंट पे देना चाहेगा। लोगों को ये एकमात्र सोशल एक्सपेरिमेंट लगा। लेकिन दोनों को फाउंडर्स को एक बार फिर मौका मिला, क्योंकि इस बार 75,000 लोग शहर में आने वाले थे ओबामा की स्पीच सुनने के लिए। कॉन्फ्रेंस के पहले ब्रायन ने अपने ब्रांड को रीलॉन्च किया, जो कि उनके फेवर में गया। फाउंडर्स ने हर एक जर्नलिस्ट से बात करके अपने बिजनेस के बारे में बताया। क्योंकि बिजनेस नया था मार्केट में, तो कई जर्नलिस्ट ने अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकाले एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट को लेके, जिसके चलते ट्रैफिक इतना ज़्यादा आया उनकी साइट पे कि वो क्रैश ही कर गए। और एक्सेसिव पेमेंट के चलते पेपाल ने भी अकाउंट बैन कर दिया। ढेरों लोगों ने अपने फ्लैट्स लिस्ट करना शुरू कर दिया और विजिटर्स ने खूब जम के बुकिंग्स की। तो शॉर्ट टर्म में तो ब्रायन और जो की बहुत अच्छी कमाई हुई, लेकिन जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, साइट पे ट्रैफिक आना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर ब्रायन के एक फ्रेंड ने उसको एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बताया। ब्रायन कई इन्वेस्टर से मिला, लेकिन अफसोस किसी को भी बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया और सभी को ये बहुत अनसेफ बिजनेस लगा। क्योंकि भला क्यों कोई स्ट्रेंजर्स को अपने घर में रखना चाहेगा, या कोई क्यों किसी स्ट्रेंजर के घर रुकने जाएगा, जो कि बहुत वैलिड पॉइंट था। लेकिन ब्रायन और बाकी फाउंडर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ब्रायन और जो सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट को यूज़ करके अपना बिजनेस चला रहे थे। इन दोनों को तो अपने बिजनेस में काफ़ी भरोसा था, लेकिन अफसोस किसी और को नहीं। ये थोड़ा फनी लग सकता है आप लोगों को। क्या हुआ, ब्रायन ने सोचा एयर बेड्स तो काम कर नहीं रहा, तो क्यों ना अब ब्रेकफास्ट पे फोकस किया जाए, जिसके चलते ब्रायन और जो ने 2 लिमिटेड एडिशन सीरियल पैक्स लॉन्च करे, जिनका नाम था कैप्टन मैकेन्स और ओबामा ओज। कईयों को ये बहुत बचकाना लगेगा, लेकिन ये सच में काम कर गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई रेट्स में इनके ये सीरियल बॉक्सेस खरीदे, जिसके चलते ब्रायन और जो की कमाई $20,000 से $30,000 तक हो गई, जिससे कि वो अपने सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स ईजिली चुका पाए। नेशनल चैनल्स तक ने इनको नोटिस किया और अपने चैनल्स में इनके सीरियल्स का जिक्र। लोगों ने क्वेश्चन किए ब्रायन से कि क्या वो अब सीरियल ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन ब्रायन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सीरियल चले तो बहुत बढ़िया, लेकिन अफसोस ये उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन में लॉन्च किए गए थे। तो अब दोबारा कंपनी $0 पे आ गई। वाई कॉम्बिनेटर नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी कई सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यू ले रही थी। वहीं ब्रायन ने भी अप्लाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से भी निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। फिर वाई कॉम्बिनेटर को जब ये पता चला कि कैसे ब्रायन और जो ने अपने चीप सीरियल्स इतने महंगे दाम में बेचे और ओबामा सीरियल्स मात्र 4 दिन में स्टॉक आउट हो गया, तब वो सीधा ब्रायन और जो के पास खुद गए और उन्हें इन्वेस्टमेंट ऑफर कर दिया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उनके बिजनेस को देख के नहीं था, बल्कि उसके को फाउंडर्स की एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को देख के था।
वाई कॉम्बिनेटर को लगा कि अगर ये सीरियल मल्टीपल टाइम्स रेट में इजीली बेच सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। वाई कॉम्बिनेटर के इन्वेस्ट करने के बाद और भी कई इन्वेस्टर्स ने एयरबीएनबी में पैसा डालना शुरू कर दिया। फिर एयरबीएनबी ने बिजनेस को रन करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स हायर करे, क्योंकि नाम था एयरबेड्स एंड ब्रेकफास्ट, जिसके चलते एयरबेड्स ही प्रोवाइड करने थे। लेकिन तब क्या, जब ओनर्स के पास नॉर्मल बेड हो और ओनर को ब्रेकफास्ट देने के लिए भी हमेशा प्रॉपर्टी पर होना था, तो इसको अवॉइड करने के लिए नाम चेंज करके हो गया एयरबीएनबी। लोग अपनी प्रॉपर्टी की जब लिस्टिंग करते थे तो उनकी फ़ोटोज़ बहुत एवरेज होती थी, तो एयरबीएनबी ने खुद की तरफ से प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स प्रोवाइड किए। खर्चा तो बढ़ा लेकिन कमाई भी, और ऐसे करते करते 100 बुकिंग्स पर डे से 500 और 1000 कब हुआ पता ही नहीं चला। एयरबीएनबी के साथ विजिटर्स एक लोकल फील ले सकते हैं, आप ट्री हाउस में रुक सकते, हाउस बोट, और क्या कुछ नहीं, ना कि वो बोरिंग होटल्स जो कि इंडिया हो या अमेरिका सब एक ही जैसे दिखते हैं। फिर एयरबीएनबी के बाद कई कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में उतरे, लेकिन एयरबीएनबी ने अपने प्रोसेस पे और काम किया और अपने पोर्टल को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया जिससे मार्केट में उनके आगे कोई टिक नहीं पाया। एयरबीएनबी की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रही। 2008 रिसेशन के साथ जब मार्केट में पैसे की तंगी आई तो इधर लोगों ने एक पैसिव इनकम बनाने के चलते अपने घर एयरबीएनबी में लिस्ट करना फाइनली शुरू कर दिया, और उधर ट्रैवलर्स को भी चीप ऑप्शंस मिल गए। एयरबीएनबी ने अपने ऐप पे और काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पेमेंट सिस्टम और बेटर बना दिया, और जैसे जैसे पूरी दुनिया भर से लोग अपने रूम्स लिस्ट करने लगे वैसे ही एयरबीएनबी एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया। एयरबीएनबी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म कहीं भी एक्सपैंड करने के लिए यूज़ कर सकते थे, और उनका कोई बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी नहीं था क्योंकि वो कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करते थे। लेकिन चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रही, तो चलिए बात करते हैं एयरबीएनबी के डार्क साइड की। जैसे कि लोगों को हमेशा से डर था कि वो कैसे अपना घर किसी स्ट्रेंजर को दे सकते हैं, वो डर अब सही साबित हुआ। ईजे नाम की एक फ्रीलांसर ने ट्रिप पे जाने से पहले अपना घर एयरबीएनबी पे लिस्ट कर दिया पैसिव इनकम बनाने के लिए, लेकिन जब वो ट्रिप से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका घर बर्बाद हो चुका था और उसके घर में जितने भी वैल्यूएबल आइटम्स थे वो सब चोरी हो चुके थे। ईजे को इस झटके के चलते पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए। एयरबीएनबी के ऊपर लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए और ब्रायन चेस्की को समझ आ गया था कि उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने लिस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट सच डैमेजेस, जिसके चलते ब्रायन ने सारे लिस्टर्स को डैमेज के अगेंस्ट $50,000 की गारंटी दी, जो कि ईजे का डैमेज कवर करने के लिए बहुत था, उल्टा ज़्यादा ही था, जिससे वो खुशी खुशी आगे बढ़ सकी। एयरबीएनबी ने अपना कस्टमर सपोर्ट जस्ट डबल कर दिया ताकि विजिटर्स, लिस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा ऑन टाइम अवेलेबल रहे। लेकिन एयरबीएनबी की परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। कई कंट्रीज़ के लिए ये एक इलीगल बिजनेस था और उन्होंने एयरबीएनबी को बैन करना शुरू कर दिया। कई लोग कमाई के लालच में अपना घर सिर्फ एयरबीएनबी पे रेंट पे उठाने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के सिटीजन्स को अपनी खुद की कंट्री में रहने की जगह नहीं मिल रही थी, जो कि एक बहुत सीरियस कंसर्न था उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के लिए। इससे बचने के लिए एयरबीएनबी ने एक नया फीचर लॉन्च किया जहां होस्ट अपने स्किल्स के थ्रू लोगों को एक एक्सपीरियंस दे सकता था, जो कि लॉन्च होते ही बहुत ज़्यादा चला और लोगों की कमाई भी बढ़ी। तो ये थी एयरबीएनबी की छोटी सी सक्सेस स्टोरी। अगर आप ऐसे और भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।